नमस्कार, स्वागत है आपका आज उज्जवल हिमाचल के इस कार्यक्रम में। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे केसीसी बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज से। भाजपा नेता एवं केसीसी बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने मौजूदा महामारी के दौर में बैंक द्वारा लोगों को प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उज्जवल हिमाचल से विशेष बातचीत में डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने मौजूदा महामारी के दौर में प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के नारे के तहत डॉक्टर राजीव बिंदल का इस्तीफा एक नई सकारात्मक पहल है। डॉक्टर भारद्वाज ने इस समय विपक्षी कांग्रेस से भी राजनीति की बजाय जन सेवा करने का आग्रह किया। नमस्कार, इस वक्त हम हैं केसीसी बैंक मुख्यालय धर्मशाला में और इस वक्त बैंक की कार्यप्रणाली और किस तरह से लोगों को सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है केसीसी बैंक, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज क्षेत्रों में सिर्फ एक ही बैंक है जो कि लोगों की सुविधा और विश्वास का साधन है। तो हम बात करेंगे केसीसी बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी से कि किस तरह की कार्यप्रणाली है और किस तरह से भविष्य की चुनौतियों को लेकर चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका उज्जवल हिमाचल टीवी में। धन्यवाद जी। सर, कोविड-19 महामारी के दौरान बैंक किस प्रकार लोगों की सहायता कर रहा है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ उज्जवल टीवी का कि आपने मुझे सौभाग्य प्रदान किया कि मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने बैंक के अपने और अपनी मैनेजमेंट के विचार जनता जनार्दन तक पहुंचा सकूं। इसके लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि आपका प्रश्न है कि इस महामारी में बैंक की क्या भूमिका है, तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है, हमारा संस्थान है, ये इसेंशियल सर्विसेज में आता है। और आज करीब करीब 2.25 महीने इस काल में हो चुके हैं जो ये महामारी पूरे देश में क्या पूरे विश्व में है, और उससे 2 महीने पहले इसकी आहट जो है वो हिमाचल प्रदेश में, इस देश में आना शुरू हो गई थी। तो लगभग मुझे लगता है कि 3-3.5 महीने का जो काल है, ये काल महामारी का काल गिना जाएगा, प्रकोप का काल गिना जाएगा। और उस काल में हमारे बैंक की जो भूमिका है, तो सबसे पहले तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैंने जैसे आपको कहा कि हम लोग एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। तो हमारा बैंक, जब ये बहुत बड़ा पैनिक हो गया था पूरे देश में, पूरा देश लॉकडाउन हो गया था, सारे संस्थान बंद हो गए थे, लेकिन ये हमारा कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक या बैंकिंग सेक्टर जो दूसरे बैंक्स भी हैं, वो सब बैंक्स मैदान में थे, काम कर रहे थे। हालांकि इतना पैनिक था, तो सबसे पहले तो हमारा जो मैनेजमेंट है उसने ये काम किया कि हम अपने अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा करें। उसके लिए मैं स्वयं, हमारे विनय जी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमारे बाकी अधिकारी लोग स्वयं जाकर हर ब्रांच में जाकर बात करके, स्वयं जाकर या टेलीफोनिकली अपने अधिकारियों कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में लगे रहे। दूसरा, जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला था, जो सैनिटाइजेशन थी, वो सारी सुविधाएं कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने अपनी ब्रांचेस को, अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को प्रदान की। क्योंकि सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पहला अपना कोविड के ऊपर अपना वक्तव्य दिया था पूरे देश को संबोधित करते हुए, उसमें कहा था कि जान है तो जहान है। अब हमारा संस्थान बंद करके तो घर बैठ नहीं सकते थे। मैं एज चेयरमैन के नाते अपने घर नहीं बैठ सकता था, एमडी के नाते घर नहीं बैठ सकते थे। हम लोग समय समय पर उस परिस्थिति में भी अपने कर्मचारियों के पास गए, अपने अधिकारियों के पास गए, उनका मनोबल ऊंचा किया। और इस महामारी से बचाव के जो जो साधन उपलब्ध करवाए जा सकते थे, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने अपने कर्मचारियों को भी और अपने अधिकारियों को भी वो उपलब्ध करवाए। पहला काम तो हमने ये किया था। बैंक कहीं लोगों ने देखे भी नहीं है, उन क्षेत्रों में भी केसीसी की पहुंच हुई है, एक विश्वास है। तो आगे के लिए क्या रणनीति है, और खासकर एटीएम की बात करें, जो एटीएम हैं वो कहाँ कहाँ स्थापित करने की योजना थी जो अभी लंबित है,
और कितने की संख्या है उसकी? हमारे संस्थान में करीब करीब 108 के आसपास एटीएम्स हैं और जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत है वहाँ हम इनको लागू कर भी रहे हैं। और लेटेस्ट हमने पिछली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें 6 एटीएम सेंक्शन किए थे, लेकिन ये इस दुर्भाग्य के कारण जो इंस्टॉलेशन एजेंसीज़ हैं वो हिमाचल से बाहर की हैं, तो इसलिए बाहर से आना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो एटीएम्स पर, लेकिन एटीएम्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब थोड़ा सा हमें रिजर्व बैंक की डायरेक्शंस हैं, हमें नाबार्ड की डायरेक्शंस भी हैं, क्योंकि अब देश जो है वो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो हमें तो वैसे डायरेक्शंस ये हैं कि अब डिस्करेज करें आप इंस्टॉलेशन ऑफ एटीएम्स, लेकिन हमें लगता है कि ये कोऑपरेटिव बैंक है, हर गांव के अंदर पहुंचा हुआ बैंक है, तो अभी तक हम ये सुविधा जो है वो धीरे धीरे जो जहां तक संभव है हम प्रदान कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में, मैं आने वाले समय की आहट आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में मुझे लगता है कि साल 6 महीने 1-1.5 साल के बाद ये सारे एटीएम जो हैं ये वाइंड अप करने पड़ेंगे, क्योंकि देश डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, जो मोदी जी का सपना भी है, मोदी जी का विजन भी है, मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड भी है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है, लेकिन अभी तक हम लोग, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें लगता है कि सुविधा की ज़रूरत है वहाँ हम ये सुविधा अभी तक प्रदान कर रहे हैं। सर, जो डिजिटाइजेशन की बात की तो उसमें खर्चों में काफ़ी कमी आएगी। एटीएम इंस्टॉलेशन और गार्ड की तैनाती है, बाकी सुविधाएं हैं, तो वो खर्चे भी कम होंगे, तो उसको भी आप एक प्रॉफिट के रूप में देखते हैं? जी बिल्कुल। तो सर, बीओडी की बैठक अभी एक जून महीने में भी होनी है, तो किस तरह के उसमें प्रस्ताव आएंगे और किस तरह के? बीओडी की बैठक तो जून महीने नहीं, बड़ी पहले से ड्यू है। मुझे लगता है कि ये तो जनवरी के एंड में होनी चाहिए थी, लेकिन अब कोरोना काल है, क्योंकि हमारे जो बाकी डायरेक्टर्स हैं वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यदि इस बार जून में यदि लॉकडाउन खुलता है तो बहुत जल्द में एक बैठक करने वाले हैं। उस बैठक में कई अहम निर्णय, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपका और कोई प्रश्न ना हो तो मैं आपसे इसी प्रश्न पे आ रहा था कि बैंक ने अपना जो एक मोटो है, वो एक जो शब्द बदला है, क्या एग्जैक्ट शब्द भूल रहा हूँ मैं, टैगलाइन जो है वो इस महामारी के दौर में जो है, महामारी के दौर में जो टैगलाइन जो है बैंक ने बदली है, तो किस तरह से देते हैं सर? क्या टैगलाइन है और किस तरह से उसको आप प्रेरणा लोगों? हमारी टैगलाइन तो पहले तो ये थी कि जरूरत हो जैसी सुविधा मिले वैसी, वो टैगलाइन हमारी है। लेकिन कोरोना काल में हमने रखा है कि आपका बैंक आपकी सेवा में, ये हमारी टैगलाइन भी है। और पीछे जब हमने रिव्यू किया तो उसमें हमें लगा कि थोड़ा, क्योंकि बिजनेस ही नहीं है तो लोन कहाँ से होगा, तो हमने थोड़ा सा अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पीछे हम 3 दिन पहले 4 दिन पहले बैठे थे, तो उनको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने एक किया है कि 3 वर्षों की देय ऋण योजना, कोविड लिंक्ड किसान योजना हमने की है। वो तत्काल ऋण योजना जिसमें वर्तमान ऋण सीमा का 25% या अधिकतम 50,000 रुपया ऋण बिना किसी सिक्योरिटी से उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि इस समय बिजनेस की कमी है, बिजनेस हो नहीं रहा है। पर लेकिन यदि कोई किसान लोन लेना चाहता है तो उसमें या तो हम 25% या फिर 50,000 रुपये तक का जो वो है वो बिना किसी सिक्योरिटी से उपलब्ध करवाएंगे। और 100वें वर्ष में ये बैंक निकल गया है। अब 100वें वर्ष में ग्राहकों के लिए हमने ई सैलरी अकाउंट्स, एक नई योजना इस बैंक में आई है, ई सैलरी अकाउंट, और ऋण की नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। वैसे तो बहुत बड़ा एक भव्य कार्यक्रम हम लोग करने वाले थे, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो अब उसमें भी हमने कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उन योजनाओं को आज आपके सामने मैं नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि उन योजनाओं का जैसे ही ये सब परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ बुलाकर एक भव्य कार्यक्रम करके उन योजनाओं को उनके कर कमलों द्वारा लॉन्च करवाएंगे। तो इस समय तो हम नहीं बता पाएंगे। हमारी मैनेजमेंट ने बहुत मेहनत की है, बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत मेहनत के साथ और बहुत लगन के साथ हमारी 6-7-8 लोगों की टीम है, यंग हमारे अधिकारी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं अपने आने वाले कस्टमर्स के लिए और अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी
ये 100वें वर्ष में हमने लॉन्च की हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जब सब सामान्य हो जाएगी परिस्थिति तो लेके तो उसको उस समय हम लॉन्च करेंगे। व्हीकल लोन और जो व्हीकल कंपनियां हैं उन्होंने कुछ बैंकों के साथ टाई अप किया है कि कम EMI पर और सस्ता लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लोन उपलब्ध करवा रही हैं ताकि कस्टमर इस दौर में भी गाड़ी खरीद सकें और उनका भी धंधा चल सके। तो KCC की कोई ऐसी योजना है, कोई ऐसा किसी के प्रपोजल आया है? हमारे रेट ऑलरेडी रिलेटिवली बेटर है उनसे। अभी ऐसी कोई हमने योजना नहीं आई है हमारे ध्यान में, किसी कंपनी ने हमारे साथ कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं किया, लेकिन हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी दूसरे बैंक से ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो कस्टमर यहाँ ले सकते हैं आके। राजनीति की तरफ रुख करते हैं थोड़ा सा, तो बैंक का आपने काफ़ी विस्तार से बताया और उम्मीद करते हैं कि लोग इस सुविधाओं का फ़ायदा भी उठाएंगे। बात राजनीति की करते हैं तो मौजूदा दौर में प्रदेश सरकार किस तरह से इस महामारी से निपट रही है, उसके बारे में थोड़ा सा आप अपनी राय रखें। यदि आप इसको सोचें कि यदि कहें कि कितने मार्क्स आप देते हो, यदि आप 10 मार्क्स रखते हो तो मैं हिमाचल सरकार को 10 में से 10 नंबर देता हूँ, और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी को कि बहुत दक्षता के साथ, बड़ी कुशलता के साथ और बड़ी ब्रेवली इस महामारी का मुकाबला किया है हिमाचल प्रदेश में। किसी भी तरह की जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति का माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी टीम ने बहुत हिम्मत के साथ मुकाबला किया है। और मैं आज जहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं, जहां उनकी टीम को बधाई देता हूं, वहां सबसे अधिक यदि कोई बधाई के पात्र हैं तो हमारा जिला का प्रशासन बधाई का पात्र है, हमारी पुलिस की टीम बधाई का पात्र है, हमारे डॉक्टर्स बधाई के पात्र हैं, हमारा नर्सिंग स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ बधाई का पात्र है। जिन लोगों ने इस महामारी में अपने घर की चिंता ना करते हुए केवल दूसरा मेरा पड़ोसी स्वस्थ रहे, और मैं तो आपको ये एक एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूं कि कई बार तो आंखों से पानी निकल आता है जब टेलीविजन पे हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर पिछले 3 महीनों से अपने घर में जाके अपने 4 वर्ष की बच्ची से नहीं मिल पाया। यदि डॉक्टर्स जाते भी हैं तो घर के बाहर गेट से अपने परिवार को दूर से मिलकर वापस आते हैं। तो ये तो केवल डॉक्टर नहीं है, ये पुलिस के जवान नहीं है, ये पुलिस के अधिकारी नहीं है, ये तो देवदूत हैं इस विपदा के काल में। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इन सब को प्रणाम करता हूं, और मैं ये आह्वान करना चाहता हूं, जब कभी ऐसी परिस्थितियां, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि हम उनके साथ कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। ये तो अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, ये तो देवदूत है जो अपने घर की चिंता न करते हुए हम सब कैसे सुरक्षित रहें इसके लिए दिन रात लगे हैं, अपनी सेहत की चिंता नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कितने डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए जी। डॉक्टर ये सोच के घर बैठ जाए कि मुझे कोरोना ना हो जाए तो एलिंग ह्यूमैनिटी का इलाज कौन करेगा। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इनको नमन करता हूं, इनको प्रणाम करता हूं, और आज की परिस्थितियों में ये हमारे लिए देवदूत हैं। अच्छा सर, आज की परिस्थितियों में विपक्ष का रवैया और विपक्ष के आरोप, उनको किस तरह आंकते हैं आप, और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जो 3-4 महीने का समय है, जो ये कोरोना का काल है, मैं बड़े परिपक्व नेता हैं हमारे विपक्ष में, बहुत बड़े बड़े नेता हैं विपक्ष में। इस काल में मैं उनसे केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूं, इस काल में राजनीति ना की जाए, इस काल में सेवा करिए और सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो हर किसी की बात सुनते हैं, हर किसी का सुझाव सुनते हैं, हर किसी के अच्छे सुझाव के ऊपर अमल भी करते हैं। उसके बावजूद यदि विपक्ष राजनीति करेगा, मुझे लगता है कि आप प्रदेश के साथ न्याय नहीं कर रहे। इस काल में आओ सब मिलकर इस बीमारी के साथ लड़ें। आओ हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर, एकजुट होकर, एक मन होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस बीमारी से लड़ने की योजनाएं बनाएं।
राजनीति जब ठीक हो जाएगा तो करते रहेंगे, राजनीति तो हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीति तो करनी है, लेकिन इस काल में केवल सेवा करिए, सेवा की नीति करिए, राजनीति मत करिए। सर, राजनीति में लंबा अनुभव है आपका और भाजपा से भी लंबे समय से जुड़े हैं आप। कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और कई ऐसी स्थितियां भी आती हैं। एक स्थिति अभी हाल ही में आई है, एक घोटाला हुआ है और प्रदेशाध्यक्ष ने एकदम अपने पद से इस्तीफा भी दिया। उनका कहना है कि हर तरह से जांच हो, किसी तरह का कोई दबाव ना हो। तो किस तरह से इन चीज़ों को आप देखते हैं और सरकार और संगठन की भूमिका इसमें किस तरह से रह रही है? देखिए, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं वैसे तो अधिकृत नहीं हूँ, ठीक है जी, इसमें, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो मैं इसका जवाब दूंगा कि उनके इस्तीफे को इस एंगल से देखिए कि वर्तमान परिस्थितियों में उन्होंने एक हाई मॉरल की एक्टिविटी की है, एक नई परंपरा हम लोगों ने शुरू की है। किसी का कोई इसमें विपक्ष का दबाव था, विपक्ष दबाव लेता है, परिस्थितियां ऐसी बन गई, पर लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने एकदम से नैतिक आधार पर, नैतिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए, नैतिकता के तौर पर एकदम से अपना इस्तीफा दे दिया। इसके लिए मैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी को भी साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की है, ताकि कोई भी किसी भी किस्म का, किसी को ये ना लगे कि जो जांच हो रही है उस जांच में कोई समस्या है। इसलिए बिंदल जी ने अपना रिजाइन कर दिया और नैतिक मूल्यों की उच्च परंपरा का निर्वहन किया है बिंदल जी ने। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और जांच को किस तरह से देखते हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जांच एकदम से, जैसे ये पता चला, एकदम विजिलेंस को जांच दे दी गई, विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही अभी आप सब पत्रकारों के सामने कहा है कि निष्पक्ष जांच होगी और जो कोई इसमें कोई दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ केसीसी बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज, जिन्होंने बेबाकी से अपनी हर बात रखी। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में बैंक किस तरह से लोगों की सेवा में जुटा हुआ है, एसेंशियल सर्विसेज के नाम पर बैंक ने किस तरह से लोगों की सहायता दी है और भविष्य में किस तरह की चुनौतियां भी हैं बैंक के सामने। लेकिन इन्होंने स्पष्ट किया है कि बैंक जो है वो अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा, जनसेवा से पीछे नहीं हटेगा और राजनीतिक मुद्दों पर भी इन्होंने खुलकर बात की। उज्जवल हिमाचल से गफूर खान, धर्मशाला। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें उज्जवल हिमाचल के वेब टीवी के साथ। नमस्कार।